नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत हम पूर्वी समस्याओं का जिक्र करें। पूर्वी समस्या यानी कि तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात, विघटन के पश्चात उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने क्रीमिया के युद्ध, बर्लिन व्यवस्था के बारे में जिक्र किया। बर्लिन व्यवस्था के पश्चात जो बाल्कन क्षेत्र में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात किया, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में, कल की क्लास में हमने बात की थी किस तरीके से जो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो बोस्निया व हर्जेगोविना पे अधिकार कर लिया जाता है। बाल्कन प्रायद्वीप के जो प्रांत होते हैं जो पहले तुर्की के अधीन होते हैं, लेकिन उन पे जो किस तरीके से ऑस्ट्रिया के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, जिसके तहत यूरोपीय महाशक्तियों को भी मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ता है। इससे क्या है, बाल्कन क्षेत्र में थोड़ी अफरा तफरी और अराजकता फैल जाती है। बाल्कन प्रायद्वीप में रहने वाले जो जितने भी लोग हैं, ईसाई जाति धर्मावलंबी लोग हैं, उनके द्वारा जो इस प्रतिक्रिया का इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, जिसके तहत हम देखते हैं कि सर्बिया के द्वारा जो प्रखर रूप से इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो उन परिस्थितियों में जो बाल्कन क्षेत्र में हम देखते हैं कि अव्यवस्था फैल जाती है, वैसे ही जो तुर्की के विरुद्ध कई तरीके जो विद्रोह वहाँ हो रहे थे, जिसके तहत कई नवीन स्वतंत्र जो राज्यों का निर्माण हुआ, जिसके तहत बल्गेरिया आप देख सकते हो, सर्बिया आप देख सकते हो, मोंटेनिग्रो, ऐसे कई नवीन राज्यों का निर्माण हो गया। और बाकी जो तुर्की की अधीनता में प्रांत थे, उन प्रांतों में भी विद्रोह में देखने को मिलता है और उनके द्वारा भी स्वतंत्र राज्य की क्या की जाती है, मांग की जाती है। सर्वस्लाव आंदोलन भी वहाँ क्या पकड़ता है, जोर पकड़ता है। तो उसी दौरान आज हम बात करने वाले बाल्कन युद्ध की। अब बाल्कन युद्ध क्या होता है? बाल्कन युद्ध की बात की जाए तो बाल्कन प्रायद्वीप क्षेत्रीय जितने भी राज्य होते हैं छोटे छोटे, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से तुर्की के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाल्कन युद्ध कहते हैं। बाल्कन का युद्ध दो चरणों में होता है, बाल्कन प्रथम और बाल्कन द्वितीय युद्ध। बाल्कन के प्रथम युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। जो बात की जाए तो बाल्कन का प्रथम युद्ध है और 1912 में, उसके पश्चात बाल्कन का द्वितीय युद्ध 1913 में होता है और 1914 ईस्वी में तो क्या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और यही बाल्कन प्रायद्वीप है, इसकी समस्या ही जो प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनती है, कारण बनती है। अब बाल्कन का युद्ध बात करते हैं तो बाल्कन के युद्ध में तुर्की के विरुद्ध यानी जो यूरोपीय महाशक्तियाँ जिनके द्वारा बाल्कन क्षेत्र पे अधिकार जमाने का प्रयास किया जाता है, उनका सामूहिक रूप से जो बाल्कन क्षेत्र के राज्यों प्रांतों के द्वारा जो मिलकर विरोध किया जाता है और तुर्की के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है, उसे बाल्कन युद्ध कहते हैं। तो बाल्कन युद्ध की मुख्य घटनाओं की आज हम बात करेंगे, चर्चाओं की। ये बाल्कन युद्ध में कौन कौन से राज्यों की जो बाल्कन क्षेत्र के उनकी भूमिका रहती है, ठीक है। बाल्कन क्षेत्र में जो नवीनतम हमने बात की थी, नवनिर्मित स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होता है। उनमें कौन है? मोंटेनिग्रो है, सर्बिया है, बल्गेरिया है। इससे क्या है कि दूसरे जो छोटे छोटे प्रांत हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है और उनके द्वारा भी जो अपने स्वतंत्रता का प्रयास किया जाता है और इसी दौरान तुर्की के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। और नवीन राज्यों के द्वारा भी, जो नवीन राज्य चाहे बल्गेरिया हो, सर्बिया हो, मोंटेनिग्रो, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि अपने स्वजातीय बंधु है, स्वबंधु है, उनको स्वतंत्र कराने के लिए क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है और उनके द्वारा वो उनको मुक्त करवाना चाहते थे। किसकी पराधीनता से? तुर्की और ऑस्ट्रिया की, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में जो हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, किसका? ऑस्ट्रिया का बढ़ता जा रहा था और बाल्कन क्षेत्र में पहले से अधिकार किसका था? तुर्की का। अब इन दोनों महाशक्तियों से जो स्वतंत्र करवाना चाहते थे, स्वजातीय बंधु है जो स्वतंत्र राज्यों में रहने वाले हैं। और इसी दौरान जो हमें एक घटना देखने को मिलती है 1911 ईस्वी में होती है। इटली के द्वारा जो तुर्की साम्राज्य के एक भाग त्रिपोल जिसे कहते हैं, ट्रिपोली भी कह सकते हैं, त्रिपोल पे आक्रमण करके उस भाग पे अपना अधिकार कर लिया जाता है। इससे एक नवीन प्रेरणा मिलती किसको? इन बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों को, कि तुर्की को पराजित करना कोई असंभव नहीं है। हालांकि पहले भी तुर्की के विरुद्ध खूब सारे विद्रोह इनके द्वारा किए जाते। अब ट्रिपोली पे जो अधिकार कर लिया जाता है उसके पश्चात तुर्की कुछ नहीं कर पाता है। इससे और राज्यों को क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। अब
बाल्कन संघ की पहले स्थापना करेंगे। बाल्कन संघ के तहत जो बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों इनके द्वारा आपस में अपना एक संगठन बनाया जाता है। ये 1912 में बनाया जाता है और इस संगठन का मुख्य कार्य होता है कि यूरोपीय जो महाशक्तियाँ हैं उनके हस्तक्षेप को रोकना, और यूरोपीय महाशक्तियों के जब आक्रमण किए होते हैं बाल्कन क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए, तो उनको रोकने के लिए जो संधि इनके बीच में होती है और इस बाल्कन संघ का निर्माण होता है। बाल्कन संघ के निर्माण में मुख्य भूमिका 2 संधियों की रहती है। एक तो 13 मार्च 1912 ईस्वी में सर्बिया और बल्गेरिया के मध्य होती है, और इस संधि का जो उद्देश्य क्या होता है कि बाल्कन क्षेत्र में अगर बड़ी महाशक्तियों का आक्रमण होता है, जिसके तहत ऑस्ट्रिया चाहे तुर्की ले लो, तो उन महाशक्तियों को रोकने के लिए आपस में ये दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। चाहे सर्बिया पे आक्रमण हो, चाहे बल्गेरिया पे हो, या विभिन्न प्रांतों पे हो, तो उन महाशक्तियों को रोकने के लिए दोनों सामूहिक एकजुट होकर उनका विरोध करेंगे। ये संधि इसी से मिलती जुलती संधि जो बल्गेरिया और यूनान के मध्य हो जाती है 29 मार्च 1912, और इन्हीं दोनों संधियों के आधार पर ही जो बाल्कन संघ का निर्माण हो जाता है, और बाल्कन संघ से बाकी जुड़े हुए जो बाकी बचे हुए राज्य हैं वो भी आपस में मिल जाते हैं। सर्बिया, मोंटेनिग्रो, इसके अलावा जो और भी राज्य हैं जो ये आपस में आकर जो क्या कहते हैं इसमें मिल जाते हैं। सर्बिया है, बल्गेरिया है, मोंटेनिग्रो है, यूनान है, ये सारे राज्य मिलकर आपस में क्या कर लेते हैं, एक संघ का निर्माण कर लेते हैं। अब इस बाल्कन संघ का उद्देश्य भाई यूरोपीय शक्तियों को यहाँ इस बाल्कन क्षेत्र में उनके प्रसार को रोकना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और जो बाल्कन क्षेत्र के अधिकार, जो बाल्कन क्षेत्र इन यूरोपीय शक्तियों या तुर्की के अधिकार में, उस क्षेत्र को वापस क्या करना, जो स्वतंत्र करवाना, उस पर अधिकार करना, जिसके तहत बाल्कन संघ का उद्देश्य क्या था, एकमात्र जो तुर्की की निर्बलता है, तुर्की साम्राज्य का विघटन हो रहा, ओटोमन साम्राज्य कमज़ोर होता चला, तुर्की की निर्बलता का लाभ उठाकर तुर्की पर आक्रमण करना और उसके विजित प्रदेशों को आपस में बांट लेना। बाल्कन संघ का मुख्य उद्देश्य ये था कि तुर्की की जो जर्जर अवस्था है, तुर्की का साम्राज्य जो विघटित हो रहा है, उसकी जो निर्बल अवस्था का फ़ायदा उठाते हुए तुर्की पे आक्रमण करना, और आक्रमण करने के पश्चात जिन प्रदेशों को जीता जाता है उन प्रदेशों को आपस में जो बांट लेना, ये इनका मुख्य बाल्कन संघ का उद्देश्य होता है। जिसके तहत इन बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों के द्वारा सामूहिक रूप से तुर्की पर आक्रमण किया जाता है। बाल्कन प्रायद्वीप में जो मैसेडोनिया का प्रांत होता है, ये तुर्की के अधीन ही होता है। इस प्रांत की मुख्य समस्या ये रहती है कि इसमें कई जो जातियां रहती, कई ईसाई जातियां रहती है, तो कई देशों के द्वारा इस पर अपने जो कई प्रांत है, बाल्कन प्रांत है, चाहे सर्बिया हो, मोंटेनिग्रो, बल्गेरिया, इनके द्वारा अलग अलग दावेदारी की जाती थी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेडोनिया के भाग को हड़पना चाहते थे, और इनके द्वारा जो अपने अपने विद्रोही मैसेडोनिया में भेजे गए। तो इससे क्या, मैसेडोनिया में थोड़ी अराजकता फैल जाती है, लेकिन अंततः इस समस्या का समाधान कर लिया जाता है। यूरोपीय जो बाल्कन क्षेत्र के जो राज्य हैं इनके द्वारा आपस में सहमति बना ले जाती है कि मैसेडोनिया का किस तरीके से विभाजन किया जाएगा। तो उसी दौरान अल्बानिया के द्वारा जो तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है, और इस विद्रोह में अगर बात की जाए तो किसकी जीत होती है, जो अल्बानिया के द्वारा तुर्की को पराजित कर दिया जाता है। इससे नवीन जो ऊर्जा का संचार हमें इनमें देखने को मिलता है बाल्कन क्षेत्र के राज्यों में। और उसी दौरान जो मैसेडोनिया में जो अत्याचार तुर्की के द्वारा किए जा रहे थे, क्योंकि मैसेडोनिया में जो अलग अलग अपने जो प्रांत हैं, सर्बिया है, चाहे इनके द्वारा अपने अपने राष्ट्रभक्त भेजकर वहाँ विद्रोह करवाने की कोशिश की जा रही थी और वहाँ विद्रोह हो रहे थे, तो उसी दौरान जो तुर्की के द्वारा उन विद्रोहों का बुरी तरीके से जो क्या किया जाता है, दमन किया जाता है। अब इसी दमन को देखते हुए जो मोंटेनिग्रो के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि तुर्की का अत्याचार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और इसी दौरान बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान के द्वारा भी तुर्की को अल्टीमेटम यानी चुनौती दे दी जाती है, चेतावनी दे दी जाती है। ठीक है, अब इन परिस्थितियों में ये बाल्कन क्षेत्र के राज्य एक हो जाते हैं, प्रांत एक हो जाते हैं, और तुर्की के विरुद्ध एकजुट होकर उसका जो मुकाबला करते हैं। और उसी दौरान तुर्की के द्वारा भी जो बल्गेरिया और सर्बिया का जो निरंतर प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उसको देखते हुए उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब तुर्की राज्य और इन बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे जो प्रांतों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है, यही बाल्कन का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में जो ऑस्ट्रिया के द्वारा तुर्की का साथ दिया जाता है, जैसे जैसे सर्बिया का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा
अंत में जो सर्बिया को चेतावनी दे दी जाती है, अगर वह युद्ध से नहीं हटेगा तो उसके विरुद्ध जो तुर्की की तरफ से कौन लड़ेगा, ऑस्ट्रिया भी लड़ेगा। और यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, इनके द्वारा युद्ध रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये इनके मध्य युद्ध होता है। और उसके पश्चात जो इनके मध्य एक संधि भी देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने प्रथम बाल्कन युद्ध के बारे में बात की। हमने देखा किस तरीके से जो बाल्कन प्रायद्वीप है, जिस पे तुर्की साम्राज्य का अधिकार था, यानी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित जो वर्तमान के सर्बिया, मोंटेनीग्रो, ये छोटे छोटे राज्य हर्जेगोविना और बोस्निया, वो क्षेत्र ही बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता था। वो पहले तुर्की साम्राज्य का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध राज्यों के द्वारा विद्रोह करके प्रांतों के द्वारा ईसाई जनता रहने वाली थी, और शासक जनता कौन थी, इस्लाम को मानने वाली। तो इनके बीच में जो मतभेद और तनाव हमें देखने को मिलता है, और सांप्रदायिक जो तनाव भी देखने को मिलता है, जिसके कारण जो कई नवीन राज्यों का निर्माण हो गया और यूरोपीय शक्तियों के द्वारा यहाँ बराबर जो क्या रुचि ली जा रही थी। उसी दौरान हम देखते हैं कि बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों के द्वारा जो छोटे छोटे राज्य प्रांत हैं, उनके द्वारा मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जाता है। उस संगठन का उद्देश्य क्या होता है कि तुर्की साम्राज्य को क्या करना, तुर्की साम्राज्य पे आक्रमण करना, जो निर्बल अवस्था है उसकी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और उन क्षेत्रों को आपस में बांट लेना, और ईसाई जाति के जितने भी लोग हैं उनको तुर्की की जो बात है, जो अधीनता से क्या करवाना, स्वतंत्र करवाना। और इसी उद्देश्य से ये जो बाल्कन का युद्ध लड़ा जाता है, और बाल्कन क्षेत्र में जो संगठन का भी निर्माण कर लिया जाता है, जिसके तहत जो इन राज्यों के द्वारा तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। अल्बानिया के द्वारा विद्रोह करके तुर्की को पराजित कर दिया जाता है। मैसेडोनिया क्षेत्र की बात हमने की। मैसेडोनिया में जो हो रहे थे निरंतर अत्याचार, उनको देखते हुए मोंटेनीग्रो के द्वारा भी जो तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और दोबारा से तुर्की के द्वारा पुनः बल्गेरिया, जो बात की जाए, तुर्की के द्वारा जो बल्गेरिया व सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, और इनके मध्य ये बाल्कन का युद्ध लड़ा जाता है। इस बाल्कन के युद्ध में अगर बात की जाए तो सभी जो बाल्कन प्रायद्वीप के राज्य हैं, बाल्कन प्रायद्वीप के जितने भी छोटे राज्य हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके और तुर्की के विरुद्ध सफलता प्राप्त की जाती है। चारों तरफ बाल्कन युद्ध में चारों तरफ तुर्की को घेर लिया जाता है, और चारों तरफ से इन बाल्कन राज्यों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और तुर्की के विरुद्ध सफलता हासिल की जाती है। और इसके पश्चात हम देखेंगे इनके मध्य क्या समझौता होता है, जो तुर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र जो राज्यों के मध्य, और उसके पश्चात दोबारा से बाल्कन का द्वितीय युद्ध भी हमें देखने को मिलता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्यापन की दृष्टि से कोई किसी तरह की आपके राय या सुझाव, वो भी आप मुझे बता सकते हो, साझा कर सकते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।